काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती है उसकी पहले पाली की परीक्षा होनी एकदम सुनिश्चित थी और पहले पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। उसके बाद दूसरे पाली की भी परीक्षा एकदम खत्म होने वाली है। वो सारी तैयारी हम लोगों की जो है पहले से हो चुकी थी कि कैसे पेपर देना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है और परीक्षा हाल में क्या करना है, ये सारा कुछ हम लोगों ने कल एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था। अब उसका कितना असर अभ्यर्थियों पे रहा, जिसने जिसने वीडियो देखा है उसका जो है कुछ ना कुछ असर और कुछ ना कुछ उसने लाभ उठाया होगा। तो आज की जो परीक्षा हुई है, आज हम लोग अभी वाले जो वीडियो जो ये बन रहा है इसमें हम लोग एक चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं कि उसमें जो पेपर आया है उसकी स्थिति क्या है, मतलब आसान है, कठिन है, सरल है या मध्यम स्थिति में है। तो कैसी स्थिति में पेपर है, क्या कुछ कैसे आया है, उसका एक सामान्य तौर पे मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग एक किसी नतीजे पे पहुंच पाए, एक किसी कट ऑफ पे पहुंच पाए कि जो पेपर आया है कितना क्वेश्चन कर दिया जाए कि उसमें सेफ रहें। अब ये स्थिति एक्सपेक्टेड कट ऑफ कई लोगों ने पहले बताया है, लेकिन पेपर होने के बाद अभ्यर्थियों की मना स्थिति जानने के बाद और पेपर किस स्तर का रहा है उसके बाद अगर इसकी चर्चा की जाए, इसकी तुलना की जाए, इसका एक रिजल्ट निकाला जाए तो मेरे समझ से वो ज्यादा बेहतर होगा। आइए एक थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर एक रूपरेखा समझ लेते हैं कि जो कट ऑफ निर्धारित होगा वो कई चीजों पे होगा। मेरा बताने का उद्देश्य यही है, बार बार हम पदों की संख्या, आवेदन की संख्या बताते हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है कि जो कट ऑफ है वो केवल एक चीज पर निर्धारित नहीं होगा, उसके कई मानक होंगे, उसके कई मानदंड होंगे। जैसे कि पदों की संख्या कितनी है, तो जो भी भर्ती ये 2024 में परीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का कांस्टेबल की ये भर्ती है, आज 17 फरवरी को इसकी दोनों पाली का एग्जाम हुआ। तो इसमें 60,000 से अधिक पद हैं, 50 लाख आवेदन है। ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करेंगे, इसलिए इसको बार बार बताना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइज होगा। अब किस पाली का पेपर कठिन है, किसका सरल है, कितना भी वो नॉर्मलाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है 2-4% इधर उधर हो ही जाता है। तो ये सारी बातें इसमें हैं, तो इन्हीं के आधार पे कट ऑफ निर्धारित होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण मानक होगा वो कठिनता का होगा कि पेपर कितना कठिन है, कितना सरल है, इस पर भी ये मानक होगा। अब थोड़ी सी हम लोग एक नजर बना लेते हैं इस पे कि पिछले वर्ष जो भी पूर्व की भर्तियां हुई हैं, पिछले काल से जो भी पिछली भर्तियां हुई हैं उसके कट ऑफ क्या रहे हैं, अंतिम कट ऑफ क्या रहे हैं, जो रिटेन हुआ उसके बाद का क्या कट ऑफ रहा है। तो कई कट ऑफ रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ उससे मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि उसमें पद कितने थे, अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी और वो पेपर कैसा रहा। तो इसलिए एक मोटी मोटी हम लोग रूपरेखा लेते हैं क्योंकि उससे कोई अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है। तो 2018 में 2 भर्ती हुई थी, एक 41,520 पद थे और एक में 49,568 पद थे। अगर इसके हम लोग कट ऑफ की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 225 रहा, 225, 216 का रहा ओबीसी का, 187 रहा एससी का। अगर फीमेल की बात करें तो 199 कट ऑफ रहा, उसमें भी पूर्णांक 300 अंकों का रहा और माइनस मार्किंग थी। ये जो भी आप देखते हैं ये नॉर्मलाइज के बाद रहता है। इतना नंबर अगर आप सोच रहे हैं कि 300 में इतना, हालांकि इसका जो अंतिम कट ऑफ रहा है वो 232 रहा है। तो इतना नंबर आप देखते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद दिखता है, क्योंकि 300 में 232 अंतिम अभ्यर्थी लाना, जो चयनित हुए हैं कि वो अंतिम अभ्यर्थी इतना नंबर लाए, वो आसान नहीं रहता है। तो वो नंबर बढ़ करके, ऐसा लोग बताते हैं, या जिन लोगों का चयन हुआ है या जो लोग उस प्रक्रिया में शामिल हुए थे वो बता रहे थे कि लगभग किसी किसी का 30, 40, 50, 60 नंबर बढ़े हुए हैं। अब वो क्या कैसे रहा, बहुत स्पष्ट जानकारी उसकी मेरे पास नहीं है। तो ये एक तो ये रहा। और जो दूसरी भर्ती रही 49,568 की, उसका कट ऑफ 193, 185 ऐसे ही कई रहे हैं। तो बताने का उद्देश्य यह है कि आप मोटा मोटा समझ पा रहे हैं कि 200 के आसपास नंबर आपको लाना पड़ेगा। किसमें? 300 में। 300 के पूर्णांक में आपको 200 नंबर लाने पड़ेंगे। अब रही बात पेपर की, जो पेपर आया है वो पेपर मेरे पास पहुंच चुका है।
तो आइए देख लेते हैं उसमें जैसे कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले हम लोग जीएस का देखते हैं, तो जीएस में जैसे प्रश्न आए हैं, प्रथम दृष्टया मैंने पूरा पेपर जो देखा है तो मुझे जो लग रहा है वो ना तो बहुत सरल है ना ही बहुत कठिन है, वो मॉडरेट स्थिति में है, मध्य स्थिति में है कि ना तो पेपर बहुत कठिन है और ना तो बहुत सरल ही है। तो इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं, जैसे जीएस की अगर बात करें तो जीएस का जो जीके सेक्शन है वो थोड़ा सा सरल आया है, मतलब कि जो उम्मीद थी मुझे उससे वो सरल है। रीजनिंग की अगर बात करें वो भी सरल है, जो ये प्रथम पाली का पेपर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और जो मैथ है वो मध्य स्थिति है उसकी, जो अभिरुचि है पुलिस की वो भी ठीक है। तो इसके लगभग सारे सेक्शन ठीक रहे हैं। जीएस खास करके थोड़ा सा सरल रहा है, कुछ प्रश्न सरल रहे हैं, बाकी कुछ ना कुछ प्रश्न कठिन रहते हैं। और जो सरल प्रश्न वन लाइनर ना होकर के उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर दी गई है, हालांकि उसका रिजल्ट पे कोई असर उसमें पड़ता नहीं दिख रहा है। उदाहरण से समझें, जैसे एक प्रश्न ये है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? विकल्प है एटा, गोंडा, बलिया, संत कबीर नगर। सीधा यह प्रश्न यही पूछा जा सकता था कि सुरहा ताल अभयारण्य कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है? उत्तर है बलिया। अब इसमें इतना बताने का साइबेरिया से आ रहे हैं पक्षी, कहां से आ रहे हैं, इसका कोई मतलब, इसके उत्तर पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा लोग जो जान रहे हैं कि सुरहाताल बलिया में स्थित है। तो इस तरीके से एक प्रश्न यह है। एक बहुत सरल सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान राम। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं केवल सरल प्रश्नों को ही पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि एकदम सरल है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आए हुए हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हुआ है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना अधिकारी, उप महारजिस्ट्रार। तो महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त इसका उत्तर। कुमार संभवम के लेखक कौन से हैं? कालिदास हैं। जैसे ये है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना हुआ है? हो सकता है जिसने ना पढ़ा हो उसके लिए कठिनाई हो जाएगी कि कितने रंग से मिलकर बना होता है। जब सफेद है तो सफेद होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें कई रंग आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पे है? ऑस्ट्रेलिया के तट पे है। बहुत ही सरल प्रश्न है। संविधान सभा में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छी बात यह है कि विकल्प में राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, अन्यथा जटिल स्थिति हो जाती है। बहुत ही सरल प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाता। उत्तर प्रदेश में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी प्राइमरी में खास करके, और उसकी 2019 में परीक्षा हुई थी, सुपर टेट के नाम से है। सुपर टेट नाम नहीं था उसका, ARTE नाम था। सुपर टेट लोग अक्सर में व्यवहार में उसको कहते हैं। तो उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोनों विकल्प में आ गए थे, तो अपने अपने हिसाब से लोग लगाए थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की है। जैसे एक दूसरा प्रश्न देखें, थोड़ा सा बनाया गया है ये लेकिन सीधा उत्तर इसका है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दुनिया भर का ही बताया गया है, कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा सोनपुर पशु मेला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या है उससे मतलब नहीं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। अब जैसे एक प्रश्न है, बैलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सीधा सीधा अगर पूछ लेते कि बैलाडिला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है तो उत्तर आ जाता। थोड़ा सा हल्का कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। जैसे रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें चित्रों और आकृतियां वाले प्रश्न हैं। तो इस तरीके से कहने का मेरा आशय यह है कि जो पेपर है बहुत ही संतुलित है, कठिन की ओर नहीं है बल्कि थोड़े से सरल की ओर है। अगर इसकी माध्य स्थिति देखें, अगर ये मध्य है तो अगर ये कठिनता का स्तर इधर है तो इसका झुकाव इधर ही है, इधर कतई नहीं है। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो समस्या होनी तय है।
जिसने पढ़ाई नहीं की है तो उसके लिए समस्या होनी तय है। जैसा कि जीके शब्द लिखा गया था इसके सिलेबस में, तो वैसा जीके ही है, मतलब जीके से ज्यादा कुछ नहीं है। सामान्य अध्ययन में गहराई कतई नहीं है। तो सामान्य वन लाइनर प्रश्न है, लिखे भले 3-4 लाइन में है लेकिन वो वन लाइनर है। अब आते हैं, सारी चीजों का हमने एक मूल्यांकन कर लिया, पेपर को हम लोगों ने देख लिया, मैथ का सेक्शन भी देखा। अभी हम पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। इसको जो है हम लोग सॉल्व कराएंगे व्याख्या के तौर पे, तब जाकर के इसको हम लोग पूरा देखेंगे। तो प्रश्नों की एक सामान्य रूपरेखा आप समझ चुके हैं। तो हम लोग आते हैं इसके कट ऑफ पर। ये जो कट ऑफ है, ये अभी अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनका कोई रुझान नहीं आया है। ये मैं अपनी समझ से पेपर को देखते हुए और पूर्व के जो कट ऑफ है उसके हिसाब से, पद और आवेदन को देखते हुए वो कट ऑफ मुझे एक जो मेरी तरफ से आंकड़ा लग रहा है, ये अंतिम नहीं है। इसके बाद 2-3 दिन बाद एक सही कट ऑफ जो है मोटा मोटा पता चल पाएगा। जैसे अगर हम लोग एक थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए 150 प्रश्न आए थे, 150 क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी ने 135 प्रश्न किया है, अगर आपको अंतिम चयन लेना है तो 130-135 प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है, मैंने अपने वीडियो में, तैयारी के वीडियो में हमने बताया था कि 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 माइनस मार्किंग होने से नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए इतना प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी अभ्यर्थी ने 135 प्रश्न किया है और उसके 30 प्रश्न गलत हो जाते हैं। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न अगर उसके गलत हो जाते हैं, उसका कारण है कि जो प्रश्न उसको स्पष्ट तौर पे नहीं आ रहे थे उसको भी उसने अटेम्प्ट किया है। इस वजह से गलत होने के चांस उसके बढ़ गए हैं। चूंकि रीजनिंग और मैथ के प्रश्न है इसलिए गलत कम होने चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर स्पष्ट तौर पे वहीं आ जाता है। अभिरुचि के जो प्रश्न हैं उनमें थोड़ा सा डबल माइंड हो सकते हैं, सबका व्यू अपना अलग अलग है। यही चेक करने के लिए अभिरुचि के प्रश्न आते हैं। तो बचे अब 105 प्रश्न। 30 प्रश्न ये गलत हो गए तो इसका मान के चलते हैं 8 चौक 32। 1/4 ये सही वाले में से माइनस हो जाएगा। जो निगेटिव मार्किंग है उसका असर यही है कि 30 तो ये माइनस हुए ही, बल्कि 105 जो आपके सही हैं उसमें से 8 माइनस हो जाएगा। तो अगर ये 105 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो कितना आता है? ये आ जाएगा आपका 97 क्वेश्चन। कितना आता है? 97 क्वेश्चन। तो 97 क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन 2 अंक के हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब 194। जो पेपर का जो कठिनता का स्तर है, पेपर को देखते हुए जो लग रहा है कि अगर ऐसे इसी के आसपास अगर आप रहते हैं तब आप अपना चयन सुनिश्चित समझ सकते हैं। पद ज्यादा हैं, कट ऑफ कम होगा, सही है, लेकिन उसी के अपोजिट आवेदक भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए जो भी कट ऑफ घटेगा ये उसको, आवेदक की संख्या जो अधिक है वो इसको बढ़ा देगा। एक बात, अगर पेपर अन्य पालियों में किस तरीके का क्या रहता है, नॉर्मलाइज कितना होके पहुंचता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, एक बात। और दूसरी चीज ये है कि अगर जब रिजल्ट आता है नॉर्मलाइज होकर के, अगर आपको बहुत इसमें अंतर दिखता है 194-95 में, तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का वो अंतर है, वो इस क्वेश्चन का और इस नंबर का अंतर नहीं है। जैसे हमने बताया पिछली कुछ भर्तियों में 232 गया था तो नॉर्मलाइज होकर के इतना घटा बढ़ा था। वास्तव में अभ्यर्थी ने इतने नंबर नहीं प्राप्त किए थे। पेपर उसका सरल कठिन था, इस वजह से वो अप डाउन देखने को मिला था। तो इस तरीके के एक हमने अनुमान लगाया है पेपर को देखते हुए, एक सामान्य तौर पर प्रश्न को करते हुए। रही बात एक कट ऑफ की, स्पष्ट तौर पे जो कट ऑफ होगा वो आज का पेपर हो गया है। कल का जब हो जाएगा उसके बाद चारों प्रश्नों की एक रूपरेखा हम लोग समझ लेंगे, सबका एक निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों की क्या राय रहती है, क्योंकि हमारे तैयारी करने से, हमारे पढ़ाने से या हमारे व्यू से पेपर का रिजल्ट नहीं बनना है। जो कट ऑफ बनना है, जो एप्लीकेंट रहे हैं वो कितना कर पाए हैं। जो टीचर हैं जो उनको तो वो तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, अपने अपने सेक्शन के हिसाब से देखते हैं। जो पढ़ा रहा है, जैसे किसी की मैथ स्ट्रांग है
तो मैथ के हिसाब से समझ रहा है, जिसको जीएस अच्छा आता है वो उस हिसाब से समझ रहा है। तो अभ्यर्थी को तो सब करना है। टीचर तो अपना अपना सेक्शन पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी होता है उसको सब करना है, उसको आगे की भी तैयारी करनी है। और कट ऑफ का निर्धारण आगे डीवीपीएसटी होगा, उसके अलावा फिजिकल होगा, रेस होगी, वो सारी चीजें होंगी। तो इस पे भी जाकर के एक अंतिम कट ऑफ बनता है। प्रथम दृष्टया जो मुझे लग रहा है 190-95 के आसपास जिसका अंक होता है, तो निश्चित तौर पे अभी सेफ लग रहा है। बाकी सारी जानकारी हम लोग चारों पेपर होने के बाद, मतलब चारों पालियों के जो पेपर खत्म हो जाएंगे और अभ्यर्थियों की भी राय मिल जाएगी 1-2 दिनों में, उसके बाद हम लोग एक अनुमानित कट ऑफ एक अलग वीडियो में 2-4 मिनट का वीडियो बना करके हम लोग उस पर बताएंगे। तो आज की क्लास, आज की जानकारी हम लोगों की यहीं पर खत्म होती है। बाकी पेपर को सॉल्व कराने के लिए, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, खास करके एक ये बात है कि जिनका भी कल पेपर बचा हुआ है, आज जिनका हो गया है उनका तो हो गया, जिनका अभी बचा हुआ है तो वो ये पेपर ढूंढ करके कहीं ना कहीं से इसका मूल्यांकन जरूर कर लेंगे। इसका मूल्यांकन करने से ये है कि ये प्रश्न तो उसमें नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि उनको एक रूपरेखा, एक आइडिया बन जाएगी कि कितना क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है, पेपर का किस स्तर से आ रहा है। और रही बात रिवाइज करने की, अगर उनके पास समय है तो रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर जरूर कहीं ना कहीं से इंटरनेट या कहीं किसी मीडिया के माध्यम से वो पेपर का मूल्यांकन जरूर कर लें। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों की खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।